बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच मैं सीमांचल के किशनगंज जिले में हूं। क्या आपको मालूम है आजादी के समय यानी 1947 में किशनगंज में हिंदुओं और मुसलमानों की जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? मुझे जब मालूम हुआ तो मैं हैरान रह गया। आपको भी आंकड़ा बता देता हूं। आजादी के समय किशनगंज में हिंदू लगभग 48% थे और मुसलमानों की करीब 52% आबादी थी। आपको यह भी बता दूं कि आज का किशनगंज जिले के रूप में 1990 में स्थापित हुआ। इसलिए जनसंख्या की जिस आंकड़े की बात कर रहा हूं वो आज के किशनगंज के हिसाब से स्थानीय लोग और जानकार बताते हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि हिंदू और मुस्लिम आबादी या तो बराबर रही होगी या हिंदुओं की संख्या कहीं अधिक रही होगी। अभी की समय की बात करें तो हिंदुओं की आबादी महज 30% है, जबकि मुसलमानों की आबादी 70% हो गई है। दोनों समुदायों की आबादी में इतना बड़ा गैप कैसे हो गया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमारी टीम ने किशनगंज के कई इलाकों का दौरा किया और स्थानीय लोगों से बातचीत कर हकीकत जानने की कोशिश की। इस बातचीत में कई चौंकाने वाली जानकारी भी सामने आई। इस एपिसोड में मैं आपसे ये सारी चीजें साझा करूंगा। बस आप वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मैं अमित कुमार। हमारे चैनल न्यूज पिकल में आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। किशनगंज बिहार की राजधानी पटना से 425 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित एक शहर और इसी नाम के जिले का हेडक्वार्टर भी है। ये बंगाल, नेपाल और बांग्लादेश की सीमा से सटा है। किशनगंज पहले पूर्णिया जिले का अनुमंडल था। बिहार सरकार ने 14 जनवरी 1990 को इसे पूर्ण रूप से जिला घोषित कर दिया। एक समय यह जगह कृष्णा कुंज के नाम से जाना जाता था। किशनगंज विविधता से भरपूर है और इसमें समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर हैं। किशनगंज जिले की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि आधारित है, जिसमें धान, गेहूं और तिलहन जैसी फसलें शामिल हैं। यहाँ सैकड़ों एकड़ में चाय के बागान भी हैं। बिहार का यह इकलौता जिला है जहां चाय उगाई जाती है। साथ ही अनानास और ड्रैगन फ्रूट की भी खेती होती है। यहाँ के लोग छोटे और मध्यम उद्योग धंधे भी करते हैं। किशनगंज में अब चाय का खेती तो बहुत होता है। हमारे यहाँ भी हम लोग भी करते हैं 20 एकड़ 22 एकड़ में। किशनगंज में ड्रैगन का खेती का इस तरह बढ़ने लगा है। हम लोग जो ये ड्रैगन का खेती कर रहे हैं किशनगंज में, हम लोग ये दूसरा नंबर पे कर रहे हैं। कोई और एक पहला नंबर पे कोई किए हैं। अब हम अपने विषय पर आते हैं। मैंने हिंदू और मुसलमानों का जो मौजूदा आंकड़ा बताया वो चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट के मुताबिक है। स्थानीय लोग कहते हैं कि हिंदुओं की आबादी असल में अब 30% से भी कम हो गई है और कम होती भी जा रही है। तो डेमोग्राफी में यह बदलाव क्यों हो रहा है? क्या यह बदलाव सामान्य है? क्या देश के किसी भी जिले के डेमोग्राफी चेंज इसी पैटर्न पर हुए हैं? क्या यह बदलाव केवल स्थानीय स्तर पर स्थानीय कारणों से हुआ है या हिंदू मुस्लिम जनसंख्या के अनुपात में यह बदलाव बाहरी कारणों से हुआ है? ऐसे तो कोसी सीमांचल के प्रत्येक जिलों में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत बढ़ा है, पर किशनगंज का यह बदलाव अप्रत्याशित है। आपने ध्यान दिया होगा कि बीजेपी किशनगंज में हमेशा बांग्लादेशियों की घुसपैठ का मुद्दा उठाती रही है। उसकी सच्चाई क्या है? हमारी टीम ने जब लोकल लोगों से इस बारे में बात की तो पाया कि स्थानीय लोग भी घुसपैठ की समस्या पर खुलकर बात करते हैं, चिंता भी जाहिर करते हैं, लेकिन कैमरे पर आकर कुछ बोलने से बचते हैं। यहाँ के हिंदू घुसपैठ की बात तो बताते ही हैं दबी जुबान से। किशनगंज के मूल मुस्लिम समाज के लोग भी ये मानते हैं कि यहाँ बांग्लादेश से आए घुसपैठियों की वजह से जनसंख्या में भारी बदलाव हुआ है। यहाँ के मूल निवासी कौन हैं? लोकल और बाहरी मुसलमानों की पहचान कैसे की जाती है? हिंदुओं में किस किस जाति के लोग हैं?
यह सब भी आगे बताऊंगा। आपको यह भी जानकारी दे दूं कि जहां किशनगंज शहरी इलाके में हिंदुओं की आबादी 60% है, वहीं ग्रामीण इलाके में 20% तक हो गई है। अभी जब बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो मैंने पाया कि कई 100 बूथों पर हिंदू मतदाताओं की संख्या 50 से भी कम है। किशनगंज की डेमोग्राफी में बदलाव की वजह जानने से पहले यहां के लोकेशन को समझना जरूरी है। किशनगंज जिले की सीमा बांग्लादेश के साथ नेपाल से भी लगता है। हालांकि बांग्लादेश की सीमा किशनगंज से डायरेक्ट नहीं लगता है, बीच में पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा आता है। आज जिस चिकन नेक कॉरिडोर की बात होती है वो करीब 22 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है। ये भारत के मुख्य भूभाग को पूर्वोत्तर के 7 राज्यों से जोड़ता है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से सटा ये गलियारा पूर्वोत्तर भारत में जमीनी रास्ते से जाने का एकमात्र रास्ता है। यही बांग्लादेश को नेपाल से भी जोड़ता है। ये कॉरिडोर किशनगंज के ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र से होकर ही गुजरता है। जानकार बताते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के इस इलाके में आने से आबादी में जो बदलाव हुआ है वो एक योजना के तहत ही हुआ है। अब आपको किशनगंज के मूल निवासियों के बारे में जानकारी देता हूं। किशनगंज में सुरजापुरी मुसलमान यहां के मूल निवासी हैं और इनकी संख्या सबसे अधिक है। सुरजापुरी वो लोग हैं जो अपनी वंशावली को किशनगंज से जोड़ते हैं और सुरजापुरी भाषा को अपनी मातृभाषा मानते हैं। बोलचाल की भाषा में लोग इन्हें देसी मियां बोलते हैं। किशनगंज के मुसलमानों में सुरजापुरी की आबादी 60 से 70% तक है। उसके बाद यहाँ भटिया या बांग्लादेशी मुसलमानों की आबादी है, जिन्हें शेरशाहवादी भी कहा जाता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये बाहर से किशनगंज में आकर बसे हैं। वो खुद को पश्चिम बंगाल का निवासी कहते हैं और पूछने पर अपना रूट बंगाल के मालदा या मुर्शिदाबाद बताते हैं, लेकिन स्थानीय लोग इन्हें बांग्लादेशी ही कहते हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के बाद भटिया लोगों का आना शुरू हुआ। इनके लगातार घुसपैठ करने से 1975 से 1980 और 1990 तक किशनगंज में भारी मात्रा में डेमोग्राफी में बदलाव देखा गया। ये यहाँ पे आप 1975 से 1990 के आसपास में बांग्लादेश से बड़ी संख्या में बांग्लादेशी जो मुसलमान हैं वो किशनगंज में आकर बसावट उसका हुआ और दिगलबैंक, पोठिया, ठाकुरगंज ये सब जो नेपाल बॉर्डर है इन क्षेत्रों में ज़्यादा बसावट हुआ और आज की तारीख में बड़ी संख्या उसकी और इन्फिल्ट्रेशन जो है, जो घुसपैठ है, अभी तक बंद नहीं हुआ और इन लोगों ने यहाँ में आकर के यहाँ पे जनसंख्या का जो संतुलन है उसको बिगाड़ा है और ये लोग इतने, इनके नेटवर्क इतने मजबूत हैं कि इन लोगों ने अपने आप को, जो भाटिया कहलाते थे, शेरशाहवादी अपने आप को कहलवा कर और मालदा मुर्शिदाबाद बताते हैं बेस है इसका और वहाँ से वो वोटर आईडी कार्ड बनाए, आधार कार्ड भी बना करके आज यहाँ पे बड़ी संख्या में बसे हुए हैं और ये सभी लोग जो शेरशाहवादी कहला रहे हैं, इन लोगों ने अपने आरक्षण भी ले रखा है और सरकार को, यहाँ के जनप्रतिनिधि जो मुस्लिम बिरादरी से ज़्यादातर होते हैं, उन लोगों ने मदद किया इन सारी चीज़ों में। सरकारों ने भी, जो सरकारें पिछली रही, उन लोगों ने मदद किया और ये लोग आज मतलब ऑथराइज्ड रूप से यहाँ में रह रहे हैं और बड़ी संख्या में ज़मीनों में इनकी बसावट है, ज़मीन खरीद रहे हैं। अब तो काफ़ी संपन्न लोग हो गए हैं और ये लोग यहाँ मूलतः भारत के नहीं हैं, ये लोग बांग्लादेशी मुसलमान हैं जो शेरशाहवादी अपने को कहलाते हैं और शेरशाहवादियों और आज वर्तमान स्थिति में सरकारी आंकड़े के अनुसार हम हिंदू यहाँ पे 30% है और जो मुसलमान की संख्या है वो 70% है। लेकिन वास्तविकता में जाइएगा तो बहुत सारे मुसलमान हैं जिसका नाम अभी चरना है या चराना है। यदि व्यवहारिकता में जाइएगा तो वो 75 और 25 का रेशियो है किशनगंज जिले में। जानकार बताते हैं कि 1941 की जनगणना के अनुसार शेरशाहवादी मुसलमानों की संख्या सिर्फ 35 या 40 रही होगी, जो अब बढ़कर मुसलमानों की कुल आबादी का 30% के आसपास हो गई है। बढ़ते बढ़ते पिछले 15 साल में तो
मिरेकल हो गया, जैसे कोई आणविक बम फूट गया। आज किशनगंज जिले के, अब तो किशनगंज जिला हो गया, 7 ब्लॉक है, 4 ब्लॉक में सुरजापुरियों से ज्यादा शेष आबादी है। और इसके चलते बिल्कुल डेमोग्राफी चेंज हो गई है और यहाँ के लोकल ईमानदार जो राष्ट्रभक्त हैं उनकी नौकरी चली गई, जमीन चली गई। आज भी उनके बच्चे ग्रेजुएशन करके दिल्ली पंजाब जाके और दिहाड़ी कर रहे हैं और यहाँ ये लोग फोकानियाँ करके मियाँ बीवी 60,000 रुपया महीना स्कूल में टीचर बन के ले रहा है। इसलिए इस सरकार को ने वादा किया है, फर्स्ट काम यही करना पड़ेगा, अगर इस देश को बचाना है, इस चिकन नेक को बचाना है सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो सबसे पहला काम आफ्टर इलेक्शन इनका रिजर्वेशन लेके, क्योंकि दोनों कौम को रिजर्वेशन देगा नहीं, हम जानते हैं, सभी मुसलमान को नहीं देगा, मगर उनका रिजर्वेशन लेके इनको दिया जाए। उसके बाद कौन बांग्लादेशी है, कौन कहाँ का है, उसका अपना जो आयोग बनेगा देखभाल करते रहे। लेकिन ये समाज जब यहाँ बढ़ेगा तो ये 22 किलोमीटर एयर डिस्टेंस है नेपाल से बांग्लादेश तक, ये सुरक्षित रहेगा और बुलंद रहेगा। उन्होंने कुछ उस टाइम में इन लोगों को भटिया कहा जाता था, लोग आपस में भी कहते थे हम लोग भटिया हैं। तो 10-12 परिवार वहीं पर उस जमीन को कैप्चर करने के लिए कहिए या उसको जोतावात लायक बनाने कहिए या जिस काम के लिए भी, वो 10-12 आदमी को, परिवार को लेके आए थे। तो वहाँ बहुत बड़ा झमेला हुआ था उन लोगों से और लोकल हिंदू और मुसलमानों से। वहीं से ये उसके पहले किशनगंज सब डिवीजन में इनकी एक आदमी की भी आबादी नहीं थी। किशनगंज जिला में तो हम लोग 30% है, जिसमें 15% की आबादी हम लोग का देसी सुरजापुरी में गनगई, राजवंशी, हरी समाज से हम लोग 15% हैं और 15% हमारे जैसे कि बिहारी समाज से हैं, आदिवासी समाज से हैं और 70% की आबादी जो है हमारे मुस्लिम बिरादरी से हैं, जिसमें 20% लगभग शेष आबादी है। और किशनगंज जिला में हम लोग का आबादी, हम लोग अल्पसंख्यक में जाने जाते हैं और 4 विधानसभा है। 4 विधानसभा में हमारे यहाँ ना, हमारा एक भी विधानसभा में हमारा कोई कैंडिडेट नहीं है और लोकसभा में भी हमारा यहाँ कैंडिडेट नहीं है। खास करके ब्लॉक में भी, प्रखंड में भी हम लोग का कोई प्रमुख या जिला में चेयरमैन हम लोग के बिरादरी से, हिंदू समाज से नहीं है, सब लोग वही लोग का है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अल्पसंख्यक के प्रति हमारे सरकार थोड़ा यहाँ ध्यान दे। किशनगंज जिला में स्थानीय लोग सुरजापुरी और शेरशाहवादी मुसलमानों में फर्क बहुत आसानी से कर लेते हैं। उनका कहना है कि शेरशाहवादी मुसलमानों का रहन सहन का तरीका, उनका घर, उनका पोशाक, उनकी भाषा, उनका कद काठी, सब कुछ सुरजापुरी मुसलमानों से अलग है। भटिया के घर चाहे वो पक्के हों, टीन शेड के बने हों, बांस और फूस के बने हों, काफी साफ सुथरी और सुंदर होती है। भटिया मुसलमानों का कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन इनकी संख्या हजारों में है। ग्रामीण इलाकों में कई गांव हैं जहां पूरी आबादी ही भटिया लोगों की है। ये मुख्य रूप से मजदूरी करते हैं। भटिया मुसलमान काफी मेहनती होते हैं। ये इस इलाके में उगाए जाने वाले गर्मा धान की खेती से भी जुड़े हुए हैं। इस धान के उत्पादन में अत्यधिक मेहनत लगती है और जैसा मैंने बताया, भटिया काफी मेहनती होते हैं, अतः गर्मा धान की खेती सबसे अधिक वही करते हैं। जमीन की बात करें तो इसमें भी मुसलमानों की हिस्सेदारी बढ़ी है। किशनगंज में आपको सैकड़ों एकड़ में चाय के बागान भी दिखेंगे। यह बिहार का अकेला जिला है जहां चाय की खेती होती है। इसके साथ ही यहाँ अनानास और ड्रैगन फ्रूट की भी खेती होती है। क्षेत्र है और इस मुस्लिम बहुल क्षेत्र रहने के बावजूद यहाँ जो ये सब खेती जो है, इस खेती से किसान का आय
में अच्छा सुधार है। किसान का और भी उन्नति होगा अगर इसका प्रोसेसिंग यहाँ होना शुरू हो। यहाँ पे इसका जो है प्रोसेसिंग का जो है फूड प्रोसेसिंग का जो है इसका जो है फैक्ट्री लग जाए तो किसान को और भी अच्छा रहेगा। कुछ अंदाजा होगा कितना एकड़ में होता होगा खेती? यहाँ मिनिमम धर लीजिए 10,000 हेक्टेयर में होता है अनानास की खेती मिनिमम। ड्रैगन फ्रूट्स धर लीजिए वही 25-30 एकड़ में अभी तक जो है ड्रैगन फ्रूट्स की खेती में लोग हाथ लगाए हैं। चाय के बारे में? चाय मोटा मोटी इसी के बराबर में चाय की भी खेती है। स्थानीय लोग मानते हैं कि अगर सर्टिफिकेट्स की जांच हो तो 90% भटिया के कागज गलत पाए जाएंगे। ऐसे भी 1970 से पहले का ना तो उनके पास कोई कागजात मिलेगा ना ही कोई अन्य प्रमाण। अतः उनके कागजातों की गहराई से जांच हो तो वो आसानी से घुसपैठियों को पकड़ा जा सकता है। पूछे जाने पर भटिया अपने को मालदा या मुर्शिदाबाद का जरूर बताते हैं, लेकिन मालदा और मुर्शिदाबाद की आबादी में कोई बदलाव नहीं हुआ है और किशनगंज की आबादी बढ़ी है। अब तो धीरे धीरे भटिया राजनीति में भी प्रवेश कर चुके हैं। उनकी एंट्री पंचायत इलेक्शन में हो चुकी है। कई तो जिला परिषद सदस्य भी बन गए हैं। देखने में आता है कि इस समुदाय के लोग जमीन भी बहुत खरीदते हैं, इसलिए इनकी जमीन की हिस्सेदारी बढ़ी है। कुछ लोगों पर नेपाल से ड्रग तस्करी का भी आरोप लगता है। समय समय पर अखबारों में किशनगंज में फर्जी आधार और कागजात बनाने वाले गैंग के सदस्यों के पकड़े जाने का समाचार अब भी बहुत सामान्य है। उनका संबंध भी घुसपैठ कराने वाले रैकेट से जोड़ा जाता है जो अवैध तरीके से घुसपैठ कराते हैं। कांग्रेस और आरजेडी की सरकार पर बीजेपी यही आरोप लगाती है कि जब घुसपैठ हो रही थी तो दोनों सरकारें हाथ पर हाथ धरे बैठी थी। अपने वोट बैंक की वजह से समय पर एक्शन नहीं लिया और आज ये समस्या नासूर बन चुकी है। अब किशनगंज के हिंदुओं की बात करते हैं। हिंदुओं में प्रमुख रूप से राजवंशी, गंगई, सदगोप, सूड़ी, सोनार, हांडी और भूमिज जैसी जनजातियां और जातियां प्राचीन समय से यहां रहते आ रही हैं। राजवंशी, गंगई, सदगोप, सूडी यह सब यहां की ओबीसी जातियां हैं, जबकि हांडी और भूमिज एससी कैटेगरी में आते हैं। किशनगंज में मारवाड़ियों का इतिहास भी 1880 से ही मिलता है। किशनगंज में संथालों की भी छोटी आबादी है। यहाँ 1000 से ज्यादा संथाल परिवार रहते हैं जिनके पूर्वज 150 साल पहले आकर यहाँ बसे थे। किशनगंज में पिछले कुछ सालों में काफी बदलाव देखा जा रहा है। सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव भी आया है। बड़ी मुस्लिम आबादी होने के बावजूद महिलाएं पहले ज्यादा साड़ियों में दिखती थी, लेकिन अब उनमें बुर्के का प्रचलन बढ़ गया है। बॉर्डर वाले इलाकों में मस्जिदों और मदरसों की तादाद भी काफी बढ़ी है। किशनगंज में कथित लव जिहाद के केस भी बड़ी संख्या में देखने को आए हैं, जिनमें हिंदू लड़कियों से पहचान छिपाकर शादी की गई और धर्म परिवर्तन की कोशिश की गई। हिंदुवादी संगठन जोर शोर से मुद्दा उठाते रहे हैं। इस चुनाव में भी घुसपैठ और लव जिहाद जैसे मुद्दे जमकर उठाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही। अगले वीडियो में भी बिहार ही रहेगा, तो मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।